अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट से पीटीआई चेयरमैन की रिहाई की जो उम्मीद जागी थी वो दम तोड़ती नजर आ रही है, क्योंकि लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म को जिन्ना हाउस हमला केस में गिरफ्तार करने की इजाज़त दे दी है। डीआईजी पुलिस ने अदालत के सामने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अटक जेल में तोशाखाना केस में कैद पीटीआई चेयरमैन को जिन्ना हाउस हमला केस में गिरफ्तार करके तफ्तीश करना चाहते हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी की इजाज़त दी जाए। अदालत ने पुलिस की इस्तदा मंजूर कर ली। इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की जानिब से तोशाखाना केस एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर के हवाले करने की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने चौंका देने वाले रिमार्क्स दिए कि तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट का हुक्म दुरुस्त नहीं, अगर कोई फैसला गलत है तो इसमें मदाखलत कर सकते हैं। बादियों नजर में ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में गलतियां की हैं। चेयरमैन पीटीआई को तो सुना ही नहीं गया। 3 मरतबा केस कॉल करके ट्रायल कोर्ट ने मुल्जिम को सजा सुनाकर जेल भेज दिया। हम आज मदाखलत नहीं करेंगे, कल हाई कोर्ट अपीलों पर समाअत करे, अदालत आलिया में होने वाली प्रोसीडिंग को देखेंगे, फिर मुकदमा सुनेंगे। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तफसार किया कि ट्रायल कोर्ट ने हक दिफा के बगैर तोशाखाना केस का फैसला कैसे कर दिया। मुल्क की किसी भी अदालत में क्रिमिनल केस में मुल्जिम को हक दिफा के बगैर केस का फैसला नहीं होता। तोशाखाना केस के फैसले की इतनी जल्दी क्या थी? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तोशाखाना केस की आज की समाअत का फैसला लिखवाते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एहतराम में अदालत कल तक इंतजार करेगी। ट्रायल के कानूनी नुकात का तकाजा पूरा होना चाहिए। ट्रायल कोर्ट ने इख्तियार समाअत हाई कोर्ट के मुस्तरद शुदा फैसले पर इनसार करके फैसला सुना दिया। दरख्वास्त गुजार ने 342 के बयान में कहा कि वो गवाह पेश करना चाहते हैं। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की गवाह पेश करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने आज की समाअत के फैसले में यह भी लिखवाया कि ट्रायल कोर्ट ने दरख्वास्त इस बुनियाद पर मुस्तरद की कि गवाह मुतल्लिका नहीं। 5 अगस्त को 2 या 3 बार केस कॉल करके 21 एक्स पार्टी फैसला सुना दिया गया। यह कानून का संजीदा नुक्ता है। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि अपील हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है और इस पर समाअत होना है। अपील के साथ सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मौजूद है। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने कहा कि फिलहाल इस मामले में मदाखलत नहीं करेंगे, पहले हाई कोर्ट को फैसला करने दें, इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए। तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की। उधर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर नून लीग आग बगोला हो चुकी है। नून लीग की तरफ से लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने इल्जाम आयद किया कि चीफ जस्टिस तोशाखाना केस से अल-कादिर ट्रस्ट तक करप्शन में मुलव्वस शख्स को बचाने के लिए सरगर्म है, जबकि चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने कहा है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का चेयरमैन पीटीआई की वकालत करना इन्हें अच्छा नहीं बना सकता। जहां नून लीग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर बरस रही है नाजरीन, वहां पीटीआई चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नाला है और चेयरमैन पीटीआई ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में से रुजू कर लिया है। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ खोसा ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ अदम एतमाद की दरख्वास्त दायर करते हुए कहा कि इनके मौक्कल के तमाम मुकदमात इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर या पेशावर हाई कोर्ट मुंतकिल किए जाएं। दरख्वास्त में सदा की गई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इनके तमाम मुकदमात की सुनवाई से रोका जाए। इनके खिलाफ तमाम इंक्वायरियां और ट्रायल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुंतकिल किए जाएं। एक रोज पहले पीटीआई की कोर कमेटी ने भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खुद को मुकदमे की समाअत से फौरी अलहदगी और मामला किसी दूसरे बेंच के हवाले करने का मुतालबा करते हुए कहा था कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कानून और इंसाफ को महज एक मजाक, अदालत को तमाशा बना दिया। वो चीफ जस्टिस के मनसब पर बैठने के अहल नहीं। कोर कमेटी तहरीक इंसाफ ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अंदाज़े फैसला साजी का नोटिस लें। कोर कमेटी तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का इंदिया भी दे दिया है। जी हाँ नाज़रीन, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान लीग नवाज के सीनियर रहनुमा जनाब अता तारड़ साहब। तारड़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आज की समाअत पे आपके लीडरों ने, मरियम नवाज साहिबा ने, यहाँ तक कि नवाज शरीफ साहब ने भी अपनी राय दी है। आप क्या कहेंगे बतौर वकील? आप क्या कहेंगे? आपको क्यों लग रहा है कि इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से अनड्यू फेवर मिल रहा है? देखिए, बहुत शुक्रिया हैदर साहब। देखिए, हर केस की एक तरतीब होती है और ये फौजदारी मुकदमात की तारीख में एक अनहोना और एक अनदेखा वाकया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त ज़ेरे समाअत हो, सजा के खिलाफ अपील ज़ेरे समाअत हो और सुप्रीम कोर्ट मामले का नोटिस लेते हुए किसी पुरानी दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर करते हुए केस के मेरिट्स डिस्कस करें। अब या तो सजा मुअत्तली की दरख्वास्त अगर पेंडिंग ना होती,
अपील अगर पेंडिंग ना होती तो आज वो केस के मेरिट जरूर डिस्कस करते। या तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कोई लंबी तारीख दी होती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुज़िश्ता कल समाअत हुई और आइंदा कल की तारीख मुकर्रर है समाअत के लिए। तो ये लगता है कि कोई मिली भगत है, लगता है कि बंदियाल साहब कोई रिलीफ देना चाहते हैं, लगता है कि वो भूल गए हैं कि जो तोशाखाना की समाअत थी वो उजरत में फैसला नहीं किया गया। वो 11 माह पर मुहित एक ट्रायल था जिसमें 40 मरतबा मुल्ज़िम इमरान खान की हाज़िरी माफ़ी की दरखास्तें मंजूर की गई, जिस केस में 2 जज तब्दील हुए। जज जफर इकबाल पर भी हमले किए गए, प्रेशराइज किया गया और उनका इवेंचुअली तबादला करवा दिया गया। फिर जज हुमायूं दिलावर की फेसबुक पोस्टें फेक बनाई गई, उनको गालम गलोच किया गया, उनको अंडर प्रेशर किया गया। उसके बावजूद ये फैसला आया है। देखिए, इस चीज की तो कोई भूल नहीं है ना कि तोशाखाना की चोरी हुई है, इसकी भी कोई भूल नहीं है कि डिक्लेरेशन नहीं हुई, इसकी भी कोई भूल नहीं है कि रकम हासिल की गई, उसको भी डिक्लेयर नहीं किया गया। बंदियाल साहब ने ही हैज कमिटेड अ मर्डर ऑफ जस्टिस टुडे, और आज जो उन्होंने रिमार्क्स भी दिए और केस की समाअत की, टोटली गैर कानूनी है। और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में एक अपील पेंडिंग हो, उस पर सिर्फ सुन नहीं सकता मेरे हिसाब से। देखिए, अच्छा, लेकिन सर देखिए, बात यह है कि उनकी जो दलील है वो टेक्निकल बुनियादों पे वो दलील ले रहे हैं। मैं एक कोट कर देता हूं। लेट्स से वो कह रहे हैं कि ये मजिस्ट्रेट के पास रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजना चाहिए था, मजिस्ट्रेट भेजता ट्रायल कोर्ट में और फिर वो समाअत करता या फैसला देता, लिहाजा इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। दूसरा नुकता ये है कि इलेक्शन कमीशन गोशवारे जमा होने के 180 दिन के अंदर किसी हवाले से एतराज कर सकता है, कोई नुकता पिन पॉइंट कर सकता है। यहां पे तो 2-3 साल के बाद इलेक्शन कमीशन को याद आ रहा है कि इमरान खान ने गोशवारों में तोशाखाना की प्रोसीड्स नहीं लिखी थी। तो ये टेक्निकल नुक्तों पे अगर वो रिलीफ हासिल कर लेते हैं या करने की कोशिश करते हैं तो आपको इस पे एतराज क्या है? देखिए, तकनीकी बुनियादों पे जो तहरीक इंसाफ का मुकदमा था, आज मुजाहिर नकवी साहब इस तरह लुकमे दे रहे थे जिस तरह वो वकील सफाई हैं और वो जज के मनसब पर फायज नहीं हैं, वो बतौर वकील सफाई पेश हो रहे हैं। बहुत सारी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि जहां पे वो 180 डे की लिमिट जो है वो लागू नहीं होती। फौजदारी मुकदमात पे अमूमी तौर पे केस लॉ भी मौजूद है, मिसालें भी मौजूद हैं कि टाइम बार होना कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है जो यहाँ पे स्ट्रिक्टली स्पीकिंग लागू हो। दूसरी बात, जहां तक बात है कि मैजिस्ट्रेट के थ्रू जाना था, देखिए ये बात समझना होगी कि ये स्पीकर कौमी असेंबली ने एक रेफरेंस भेजा इलेक्शन कमीशन को, उस पे इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया और उन्होंने एक क्रिमिनल कंप्लेंट दायर की सेशन कोर्ट में। तो क्या क्रिमिनल कंप्लेंट दायर करने का हक नहीं है? क्या वो गैर कानूनी है? क्या अगर मजिस्ट्रेट के पास ना जाया जाए, और देखिए क्रिमिनल कंप्लेंट तो फाइल ही सेशन कोर्ट में होती है, तो देखिए ये आर्ग्यूबल केस है, मगर ये काम सुप्रीम कोर्ट का इस स्टेज पे नहीं है कि वो इस स्टेज पे तकनीकी बुनियादों पे। लेकिन आप अभी आपने कहा सर ये केस आर्ग्यूबल है, यानी जो दलाइल इनकी तरफ से दिए गए हैं अदालत अगर उनको सुन रही है, कंसिडर कर रही है, तो आप भी तो मान गए ना अभी कि आर्ग्यूबल है, नहीं इस पे बात हो सकती है, बहस हो सकती है। नहीं, देखिए ये सारे नकात, जितने भी तकनीकी नकात हैं, ये अपील में डिसाइड होने हैं। ये सारे नकात सेंटेंस सस्पेंशन की स्टेज पे डिसाइड होने हैं। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है कंट्री का, अगर वो एक मुल्जिम के हक में दलाइल देने पे आ जाएगा, ये तो वकील सफाई ने देने दलाइल जो बंदियाल साहब और मज़ाहिर साहब दे रहे हैं, ये तो हाई कोर्ट में बाबर अवान का या लतीफ खोसा का आर्ग्यूमेंट है। अब इन दलाइल के बाद जो आज सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए बतौर ऑब्जर्वेशन, कोई मुल्क का जज, जूनियर जज जुर्रत करेगा कि वो इनकी ऑब्जर्वेशन के खिलाफ फैसला दे? सुप्रीम कोर्ट ने इस हद तक ज्यादती की है कि अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया है, अपनी जो ऑब्जर्वेशन थी उसके जरिए केस का तकरीबन उन्होंने परखच्चे उड़ा दिए, और वो अब उन्होंने हाथ बांध दिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और ट्रायल कोर्ट के। तो ये तो बिल्कुल मुल्जिम की दफा में आ गए हैं। अच्छा, लेकिन मुझे एक बात बताएं अदार साहब, देखिए आपने भी अभी यहाँ बैठे बैठे सुप्रीम कोर्ट पे इतनी तनकीद की, सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल कर लिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कोर कमेटी पीटीआई का एलामिया जारी हुआ, इंतहाई सख्त अल्फाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने इस्तेमाल किया, आप सुप्रीम कोर्ट के लिए कर रहे हैं। इतनी पोलराइजेशन है सर, आपको अपनी मर्जी की अदालत चाहिए, उनको अपनी मर्जी की अदालत चाहिए सर, तो सर फिर अदालत इंसाफ के लिए तो कोई भी नहीं भाग रहा ना आप ना वो। नहीं, देखें फर्क है। किसी की मदर इन लॉ जलसे में जाएगी और फिर अपने सन इन लॉ को इन्फ्लुएंस करेगी, या मदर इन लॉ का क्या काम है
कि वो साथी जजेस को फोन करे। मुनीब साहब को फोन क्यों किया उन्होंने, मुनीब साहब को मैसेज क्यों किया, जलसे में जाके ये कहना कि लाखों बंदा है यहाँ पे और तुम्हें दुआएं दे रहा है, तुम रिलीफ जारी रखो। असूली तौर पे उमर अताब बंदियाल साहब को इस केस सुनने से माजरत करनी चाहिए, बज़ाहिर नकवी साहब को माजरत करनी चाहिए केस सुनने से। ये तो एक क्लियर कट एविडेंस है कि आपकी फैमिली अलाइंड है, आपकी इंक्लिनेशन है, आप एक बंदे को गुड टू सी यू कहते हैं, जिस्मानी रिमांड पे उसको रिहा कर देते हैं, और आज वो जब कैद काट रहा है तो उसके केस के मेरिट्स डिस्कस करते हैं, जो आपका काम नहीं है। तो पीछे बच क्या गया है? पीछे बच यही गया है कि एक गरीब आदमी का केस नहीं सुना जाता। 2020 से अपीलें पड़ी हैं, कोई इसको नहीं सुनता। हाँ, लाडले का केस क्योंकि घर वाले चाहते हैं कि सुना जाए तो बस सुना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अता तारड़ साहब, आपने वक्त निकाला। इस वक्फे के बाद जो कि लेने जा रहे हैं, हमारे साथ इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजोता होंगे। उनसे पूछेंगे कि अब नए मुकदमात और पहले से मौजूद मुकदमात में इमरान खान साहब के लिए क्या रिलीफ मुमकिन है, क्या कोशिश कर रहे हैं वो इस वक्फे के बाद। किया है हमें इमरान खान साहब के वकील नईम हैदर पंजोता साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया नईम हैदर साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे अहम बात जो आज की डेवलपमेंट है वो ये है कि DIG ऑपरेशंस को इमरान खान को इन्वेस्टिगेट करने का कह दिया गया है 9 मई के वाकयात में। अब ये दहशतगर्दी की दफात के तहत इन्वेस्टिगेशन होगी, गिरफ्तारी भी डाल दी जाएगी और शायद डाल दी गई हो, आप बेहतर जानते हैं। ये बताइएगा सर कि आप तोशा खाना केस काबिल जमानत केस है, आप वहाँ से उनकी जमानत करवा लेंगे। अलकादर ट्रस्ट केस में भी अगर मैं हो सकता है, मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है गिरफ्तारी डाली गई है, उनकी जमानत करवा लेंगे। यहाँ से कैसे आप बचाएंगे उनको? ये तो दहशतगर्दी की दफात हैं, जमानत इसमें होती नहीं है, या बरी होते हैं या सज़ा होती है। और लग ये रहा है कि आप कोशिश तो कर रहे हैं खान साहब को बाहर निकालने की, मगर कहीं ना कहीं से कोई और शिकंजा आ जाता है उनको कसने के लिए। देखें जी, इसके अंदर मैं वाज़ह आपको गुजारिश करना चाहूँगा कि इसके अंदर पहले भी एंटी टेररिज्म कोर्ट के अंदर खान साहब पेश हुए और दहशतगर्दी के बेशतर काफ़ी तादाद में जो है उनके ऊपर FIR दर्ज थी, लेकिन खान साहब की बेल जो है कन्फर्म भी हुई। और फरक फरीद बलोच साहब का वाज़ह ऑर्डर मुख्तलिफ जो कि मुकदमात के अंदर था, जिसमें उन्होंने बेल कन्फर्म की, इस बुनियाद के ऊपर की कि कोई शवाहिद जो हैं वो नहीं मिले, कोई सबूत नहीं मिला, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जो ये साबित कर सके कि एक बंदा जेल के अंदर मौजूद है तो वो साजिश करेगा, वो प्लान करेगा, वो इस तरह का कोई रोल उसका अदा होता हुआ नजर नहीं हमें आया। ना कोई वीडियो है, ना कोई ऑडियो है, ना कोई ऐसी एविडेंस है। दूसरा ये कि जितने मुकदमात इस वक्त जो है जिनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ मुकदमों में गिरफ्तारी डाली जाएगी, या लाहौर की आज एंटी टेररिज्म कोर्ट ने जो वहाँ पर इजाज़त के हवाले से हमें न्यूज़ मिली है, तो उसमें आपको मैं वाज़ह कर दूं कि आज हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक CM फाइल की है, जिसके अंदर हमने ओवरऑल जितनी साइफर समेत, नैब समेत जितने FIR मालूम नामालूम जो बेल्स खारिज हुई, जितनी ला कानूनियत हुई, जिस तरह से फैब्रिकेटेड तरीके से FIR के अंदर नॉमिनेट किया गया और मुख्तलिफ शहरों के चक्कर लगवाया गया, हर एक चीज़ का हवाला तो हमने पिटीशन के अंदर फाइल दिया था। लेकिन आज दरखास्त के अंदर हमने वाज़ह प्रोटेक्शन मांगी है कि मजीद खान साहब को किसी मुकदमे में गिरफ्तार जो है ना किया जाए, ना मालूम में या जिन। अच्छा, यानी अगर वो पिटीशन आपकी एक्सेप्ट हो जाती है तो ये जो पर्टिकुलर मसला है 9 मई वाला जो मुकदमा है, इसमें उनकी गिरफ्तारी नहीं डाली जाएगी अगर वो एक्सेप्ट हो जाती है तो? बिल्कुल नहीं डाली जाएगी। देखें, आपने देखना है चाहे दहशतगर्दी का पर्चा हो, चाहे 302 का पर्चा हो, चाहे कोई FIR वैसे हो या कोई भी मामला हो, साइफर का मामला हो, तो जब प्रोटेक्शन मिल जाती है तो फिर गिरफ्तारी नहीं डाली जा सकती। अच्छा। आइन का आर्टिकल 10 है जो वाज़ह तौर पर फेयर ट्रायल का मौका फराहम करता है एक शहरी को, तो लिहाजा हमने वो जो है आइन के आर्टिकल 10 का जो है वहाँ पर मामला उठाया है और हम सुबह उसके अंदर मजीद इस्तदा करेंगे, मुख्तलिफ लॉज का जिक्र करेंगे, हवाला देंगे। अच्छा, अब नईम साहब मुझे ये बताइएगा, जो आज समाअत होती है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें बाज़ तज्ज़िया निगारों के या कानूनी माहिरीन की एक राय है, आप तो बेहतर बताएंगे क्योंकि आप केस लड़ रहे हैं, कि जो ऑनरेबल जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं regarding the trial court proceeding and regarding the appeals that you had submitted in Islamabad High Court, वो रिमार्क्स कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि आपको शायद रिलीफ मिल जाए और आपको जो है वो एक मेरिट पे ही सही लेकिन रिलीफ आपको मिल जाएगा। उसको किस तरह गेज कर रहे हैं जो आज समाअत हुई है? देखें, एक तरफ ये देखा जाता है जी कि एक आपको पता है कि जब यूं ही ये रिमार्क्स आए तो फौरन दूसरी तरफ से एक हमला किया गया कि चीफ साहब जो हैं वो
इमरान खान साहब की वकालत ना करें। बात यह है कि कानून के मुताबिक हमने उन्हें असिस्ट किया और उन्होंने देखा, समझा, हर लॉ उनके सामने पेश किया गया कि कैसे जुरिस्डिक्शन का मामला था, कैसे मेंटेनेबिलिटी का मामला था, कैसे अनऑथराइज पर्सन जो है सेक्रेटरी साहब ने वो ऑथराइज किया। एक एक चीज उनके सामने रखी गई और वहां पर एडमिट की गई। इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उन्होंने भी कहा, इस बात की उन्होंने तायीद की कि वहां पर जो है एक दिन के अंदर ही फैसला किया गया और मेंटेनेबिलिटी के ऊपर क्योंकि ये पेश नहीं हुए तो जज साहब ने डिसाइड कर दिया। तो जज साहब ने वाज़ेह कहा कि पूरे पाकिस्तान में क्या कभी ऐसा हुआ है कि इतनी जल्दी दिखाई जाए, आपने जो है एविडेंस का जो है गवाहों को पेश करने का मौका नहीं दिया कि ऐसी दरख्वास्त जो कि हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग थी और आपने नीचे फैसला जो है चंद घंटों के अंदर कर दिया। प्रॉपर जो है मौका तो दिया जाना चाहिए था इनको इस हवाले से कि इनको ये अपना केस जो है डिफेंड कर सकें। लेकिन हैदर साहब देखिए, आपको दोबारा डायरेक्ट किया गया है आपकी दरख्वास्त को दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहीं से आपको प्रॉब्लम है। मतलब जो रिमार्क्स थे वो तो बड़े आपके लिए इत्मीनान बख्श होंगे, मगर रीडायरेक्ट कर दिया गया दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वहीं से आपको मसाइल हैं, तो उसको किस तरह देखते हैं आप? ऐसा नहीं किया गया, ऐसा नहीं किया गया। किया ये गया है कि जो दरखास्तें हमारी पेंडिंग थी क्योंकि इसी केस के रिलेटेड थी जिसमें गवाहों के हवाले से हमारी दरखास्त पेंडिंग है और उस फैसले को हमने चैलेंज किया हुआ है, सस्पेंशन हमने फाइल की हुई है, अपील की हुई है, तो वो केस उसके ऊपर फैसला आना इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जरूरी समझा क्योंकि इसी मामले के रिलेटेड जो हो सकता है कि हमारी वो दरखास्तें वहां पर कबूल हो जाएं और हमें वहां पर जो है कानून के मुताबिक जो है फैसला आ जाए जो कि हम मांग रहे हैं। तो देन जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पहले वो देख लें, देन आप इधर, ये नहीं कहा कि आप इधर इस फॉरम पे आ गए, गलत आ गए और आप उधर जाएं, या ये नहीं डायरेक्ट किया कि वो हर सूरत जो है वो डिसाइड करें, बल्कि ये कहा गया कि आपकी पेंडिंग है उधर, आप पहले उधर जाएं, वो वहां पर जो भी डिसाइड करेंगे उसके बाद देखेंगे। अगर वो डिसाइड नहीं होता तो देन सुप्रीम कोर्ट तो फिर कल की समाअत किस लिए? अगर आपको रीडायरेक्ट वहां के किया गया तो सर फिर कल की समाअत में क्या वो किस लिए? एक दूसरा ये बता दें कि ये तो फिर प्रोसीजर दोबारा लंबा नहीं हो जाएगा इमरान खान साहब की इस तोशाखाना केस में रिहाई का, अगर आप दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में? इससे एक दफा पहले हम सुप्रीम कोर्ट में मामले लेके आए थे और सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह हाई कोर्ट को कहा था कि इनकी दूसरी दरखास्तें क्यों नहीं सुन रहे आप। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें दरखास्तें दूसरी जो हैं वो सुनवाने के लिए हमने भेजा था और हमें बिल्कुल उसके ऊपर पता है, और उन्होंने दोबारा उसी जज को रिमांड कर दिया और वही जज हुमायूं दिलावर साहब जो हैं वो हमें सुने बगैर, जो कि उससे पिछली डेट के ऊपर मेंटेनेबिलिटी के ऊपर उन्होंने फैसला दिया था, वो ही फैसला उन्होंने दोबारा जो है बगैर सुने रिपीट किया। तो कल उन्होंने ये कहा है क्योंकि दरखास्तें पहले से फिक्स हैं कि आपकी दरखास्तें क्योंकि फिक्स हैं, आप जो है वहां पर जाएं, जो वहां पर फैसला होता है, जो भी चीज होती है उसके बाद आप यहाँ पर आए। एक तरफ से ये कह लें कि उन्होंने कहा कि ये मामला उधर पेंडिंग है, आप पहले वो चेक कर लें, वहां पर अगर आपको फैसला मिलता है ठीक है, नहीं मिलता तो हम इधर आके देखेंगे, क्योंकि हमें पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से किसी तरह से ना पहले रिलीफ कानून के मुताबिक मिलता हुआ नजर आया है, ना हमें नेक्स्ट उम्मीद है। और हम इसके लिए बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट में हमने पिटीशन फाइल किया है जिसमें हमने कहा है कि बेशक पेशावर हाई कोर्ट भेज दिया जाए या लाहौर हाई कोर्ट भेज दिया जाए, हम नहीं सुनवाना चाहते ऐसे केसेस, क्योंकि जिस तरह इन्होंने 9 मई का फैसला दिया, जिस तरह इन्होंने टेरिन वाइट वाले केस के अंदर किया, जिस तरह इन्होंने मेंटेनेबिलिटी के ऊपर किया, जिस तरह हमने रिक्यूजल इनके ऊपर फायर की और इन्होंने हमें सुने बगैर वो दरखास्त हमारी रिजेक्ट कर दी, और भी मुख्तलिफ रीजन जो कि हमने वहां पर साथ लगाई है। जी ठीक है, वकील इमरान खान नईम हैदर पंजोता साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपके लिए वक्त निकाला। आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, पाक फौज हमारा फख्र है, पाक फौज के शोहदा, पाक फौज के जवान हमारा फख्र है, लेकिन इस पाक फौज के खिलाफ, इसके जवानों के खिलाफ मुल्क के अंदर ही एक महाज खोल दिया गया। बदकिस्मती से इस मुल्क में ऐसा तबका मौजूद है जो फौज को बदनाम करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। बडगराम चेयरलिफ्ट रेस्क्यू ऑपरेशन में भी ऐसे ही लोगों ने फौज के खिलाफ अपना बुग़्ज़ निकाला। बडगराम रेस्क्यू ऑपरेशन इंतहाई पेचीदा था, इसमें फौजी कमांडोज और हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया। फौज के 5 और पाक फिजाइया के 2 हेलीकॉप्टर्स लिफ्ट में फंसे अफराद को बचाने की कोशिश करते रहे। इसमें दीगर रेस्क्यू वर्कर्स, मकामी अफराद और केबल क्रॉसिंग माहिरीन की खिदमत भी हासिल रही। फिर छोटी डोली का इस्तेमाल करते हुए रात को तमाम अफराद बचा लिए गए।
ये सब की तरफ से मिलकर की जाने वाली कोशिश थी नाज़रीन, इस पर सबकी तारीफ बनती है। लेकिन इस वाक़े को बुनियाद बनाकर भी सोशल मीडिया पर फौज को बदनाम करने की कोशिश की गई। बदनामी की मुहिम चलाने वाले ये भूल गए कि एक जानिब फौज चेयरलिफ्ट में फंसे अफराद को बचाने के लिए कार्रवाई कर रही थी, दूसरी जानिब कल ही के दिन जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों की गोलियां अपने सीनों पर खा रही थी। गुज़िश्ता रोज़ दहशतगर्दों से मुकाबला करते हुए 6 फौजी जवानों ने अपनी जानें दी और जानें देने का यह सिलसिला दहाइयों से जारी है। सिर्फ इस साल के पहले 8 माह के आदादोशुमार देखे जाएं तो फौजियों पर 6 से ज्यादा बड़े हमले किए गए, जिनमें 30 से ज्यादा फौजियों ने शहादत पेश की। 12 जुलाई को योब में दहशतगर्दों ने 12 फौजी शहीद किए। 4 जून को बन्नू में दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में 2 फौजी शहीद हुए। 4 मई को शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों ने 6 फौजी शहीद किए। 15 अप्रैल को जनूबी वज़ीरिस्तान में 2 फौजी शहीद हुए। अप्रैल में ही लकी मरवत में 3 फौजियों ने अपनी जान दी। फरवरी में ऑपरेशन के दौरान 2 फौजियों की शहादत हुई। यानी फौज कुर्बानियां भी पेश कर रही है, इसके साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में भी किरदार अदा करती रही है। लेकिन चंद अनासिर इस मौका पर भी फौज के खिलाफ नफरत फैलाने से बाज नहीं आते। सिर्फ हमारी हिफाजत ही नहीं कर रही बल्कि दीगर मुल्की मामलात को भी अपने हाथ में ले रखा है। मुल्क में सैलाब आ जाए तो फौज बचाती है, कराची के नालों की सफाई करनी हो नहरों की भल सफाई करती है, कोरोना से बचाती है, मुल्क को फैटफ की ब्लैक लिस्ट से निकालती है, पोलियो के कतरे पिलाने वालों की हिफाजत करती है। यहां तक कि अब तो ज़राअत और सरमायाकारी में भी फौज मदद कर रही है। सीपैक को आगे बढ़ाना हो तो फौज की मदद लेना पड़ती है, सिफारतकारी में फौज की मदद लेना पड़ती है, मुल्क की तरक्की का प्रोग्राम भी फौज ही देती। इसके बावजूद चंद कम अकल फौज को ही तनकीद का निशाना बनाते हैं और ये रवैया सिर्फ एक सियासी जमात का नहीं, दीगर सियासी जमातें भी फौज मुखालिफ बयानियां बना रही हैं। फौज मुखालिफ रवैयों का यह सिलसिला गुज़िश्ता 1.5 साल से शदीद तर हो चुका है। मुल्क की दारुल हुकूमत की हदूद में फौज मुखालिफ नारे लगाए जाते हैं, सियासी कारकुन फौजी तंसीबात पर हमले करते हैं, शहदा की यादगारों को पामाल करते हैं, पाक फौज के खिलाफ बयानियां बनाया जाता है, बैरून मुल्क इसके खिलाफ मुहिम चलाई जाती है, आलमी सतह पर पाक फौज के खिलाफ संगीन इल्जामात लगाए जाते हैं। इन हालात में हमारी फौज का वो सिपाही जो सियाचिन पर ड्यूटी दे रहा है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के मोर्चे पर खड़ा है, जो गोलियां खाते हुए अफगान सरहद पर बाड़ लगा रहा है, जो दहशतगर्दों की गोलियों का सामना कर रहा है, फौज का वो सिपाही आज सवाल कर रहा है, अहले वतन से पूछ रहा है कि मैं तो अहले वतन की खातिर सीने पे गोली खा रहा हूं, फिर मेरे वतन वाले ही क्यों मुझ पर निश्तरजनी कर रहे हैं? इस सिपाही के सवाल का जवाब कौन देगा? आप देंगे? क्या मैं दे पाऊंगा? क्या उस मां को इस सवाल का जवाब हम दे पाएंगे कि जिसने अपना बेटा फौज में इसलिए भेजा कि आपके और मेरे सुकून के लिए वो कुर्बान हो सके? बात करेंगे इसी हवाले से। हमें ज्वाइन किया है सज्जाद चौधरी साहब ने, जो कि इस वक्त मौजूद है बटग्राम में, जहां पे यह पूरा वाकया कल पेश आया। सज्जाद, ये बताइएगा, ये जो एक अभाम पैदा करने की कोशिश की गई है सोशल मीडिया पे कि फौज इस रेस्क्यू ऑपरेशन में का हिस्सा नहीं थी, रात को लोकल्स ने, मकामी लोगों ने ही सिर्फ जो है वो अपनी मदद आपके तहत सब कुछ किया, ये कितना गलत है? इसमें कितना प्रोपेगेंडा है, कितना झूठ शामिल किया गया इसमें? हैदर अली, बहुत शुक्रिया आपका। मैं इस वक्त उस मकाम पर मौजूद हूँ। जो बात आपने की कि पाक आर्मी के खिलाफ जो सोशल मीडिया के ऊपर एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। मैं सुबह से यहाँ मौजूद हूँ और यहाँ पर किसी किस्म का कोई ऐसी बात हमें नजर नहीं आ रही। यहाँ पर जो मकामी लोग हैं जो जिनको रेस्क्यू किया पाक आर्मी ने, वो इतने खुश हैं वो लोग। उनमें से एक ऐसा बच्चा भी है जिसका नाम रिजवान है, वो पाक आर्मी अपने हेलीकॉप्टर के साथ उनको साथ ले गई, अपनी यूनिट में ले गई। उन्होंने कहा कि हम यहाँ इस बच्चे को अपने पास कुछ देर रखेंगे और वहाँ पर उसके कपड़े और उसके साथ साथ बाकी जो बच्चे हैं उनके लिए भी चीज़ें भिजवाएंगे। अभी तक जो रिजवान बच्चा यहाँ से पाक आर्मी लेके गई है, उसके बाप को अभी तक उसकी मुलाकात नहीं हुई। और यहाँ पर जो मकामी लोग हैं उन्होंने भी ये कहा कि पाक आर्मी अगर ना होती तो हो सकता है शायद ये 8 जाने, जिनमें से 7 बच्चे स्टूडेंट हैं, जो इसमें से एक ऐसा शहरी मकामी है जो दुकान के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए वहाँ से दूसरे गांव से, इस गांव से मुंतकिल होकर यहाँ से आ रहा था। इसके साथ साथ हम आपको एक और बात बताते चलें हैदर अली, कि यहाँ पर इसमें एक छोटा सा ऐसा बच्चा था जिसका नाम नुमान था। माँ बाप का इकलौता बेटा और उसके घर में कोई और बड़ा नहीं है, उसका वालिद की डेथ हो चुकी है, एक वालिदा है और एक उसकी छोटी बहन है। वो भी इस कश्ती में सवार था। और देखा जाए तो यहाँ पर ये जो डोली थी, ये डोली जब गिरी तो वो सबसे ज्यादा रोने वाला वो रिजवान था।
उसके बाद अगर देखें तो जैसे आपने ये बात कही कि सोशल मीडिया पे जो चीजें चल रही हैं, इस तरह की चीजें हमें यहाँ नहीं मिली। हम यहाँ पहुंचे, यहाँ पे लोगों ने बड़ा मकामी अच्छा लोग भी आपके इस्तकबाल साथ किया मौजूद हैं, उनका क्या तासुरात हैं? उन्होंने तो सब कुछ अपनी आंखों से होता देखा, उनके क्या तासुरात? उनके बड़े अच्छे तासुरात हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो इस ऑपरेशन का भी हिस्सा थे और वहाँ सुबह से लेकर शाम तक पाक आर्मी के साथ खड़े रहे और उनको मदद फराहम करते रहे, जो जो उनको चीज़ें ज़रूरत थी वो भी रहे। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे थे, जो कामयाबी में बाद में उनका शुक्रिया भी अदा किया। हम उनसे आपकी बात करवाते हैं, PNN के नाजरीन को भी बताते हैं कि ये लोगों ने कितनी मेहनत की और पाक आर्मी का कितना शुक्रिया अदा किया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि सोशल मीडिया पे जो खबरें चल रही हैं कि जी पाक आर्मी ने कुछ नहीं किया, तो इसमें कितनी सदाकत है? आप लोग तो मैंने यहाँ देखा है कि एक तो बड़ा शुक्रिया अदा कर रहे हैं पाक आर्मी की तरफ से, ये फिर कौन लोग हैं? देखिए जी, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको। अभी आप गए ऊपर, जो लोगों का तासुरात था, ऊपर काफ़ी कम से कम 200-250 लोग थे वहाँ पे। उनका क्या तासुरात था वो आपने अपने पास नोट किया है। बहरहाल मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं वहाँ पे मौजूद था। जो आर्मी ने हमारे साथ जो कोऑपरेशन किया है, जो मेहनत जो मतलब वो उन्होंने किया है, मैं तो बल्कि पूरा कौम बजाते खुद मैं तो अगर शुक्रिया अदा भी करता हूँ, मेरे पास ऐसा अल्फाज नहीं है शुक्रिया अदा करने के। बहरहाल पूरे कौम उनका मशकूर और ममनून है। पाक फौज जिंदाबाद। जी बिल्कुल, जैसे कि उन्होंने पाक फौज का नारा भी लगाया, उन्होंने कहा जी पाक फौज का शुक्रिया अदा करते हैं। मैं हैरान हूं जोहर साहब के किस तरह से मैनिपुलेट किया गया, राय आमा को किस तरह इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई चंद ना अहमक लोगों ने, नाहल लोगों ने, कि यहाँ पे लोग खुद शुक्रिया अदा कर रहे हैं पाक फौज का। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को लीड कर रहे थे और मकामी लोगों ने अगर हेल्प की है तो यकीनी तौर पे उनके भी बच्चे थे, ये पाक फौज के भी बच्चे थे जिन्होंने अपने बच्चों को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है। बिल्कुल अली हैदर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये जो लोग हैं वाकई उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं और यहाँ पाक फौज के नारे जो हैं वो लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 5 हेलीकॉप्टर जो है वो आए और हमने ये जब सबसे पहले जो है वो लोकल इंतजामिया को बताया, मीडिया को बताया, उन्होंने मीडिया का भी बड़ा शुक्रिया अदा किया और यहाँ जब हम आए तो इन्होंने बड़ा वेलकम किया। मैं अगर आपको अली हैदर बताता चलूँ कि मैं 9 बजे इस्लामाबाद से निकला हूँ, मैं सुबह 7 बजे यहाँ पहुँचा हूँ। तो हम जब यहाँ पहुँचे तो उन्होंने हमें नाश्ता दिया, चाय दी, उन्होंने हमारी खिदमत की। इसी तरह अब मीडिया वाले जो है उनकी इतनी खिदमत की और देखा जाए तो इसके साथ साथ पाक आर्मी का कितना शुक्रिया अदा किया। इसमें आप सामने किस तरह वो पाक आर्मी के नारे लगा रहे हैं। एक शहरी हमारे साथ और पाक आर्मी, एक बात बताऊं साहब, अब यहाँ पे सज्जाद चौधरी हो या अभिनंदन हो, पाक आर्मी की चाय की तारीफ हर कोई करता है, चाय बहुत अच्छी बना देते हो। बिल्कुल। अच्छा अच्छा जी, बात करें आप बात कह रहे हैं। एक शहरी हमारे साथ और भी है, उनसे भी आपसे बात कराते हैं कि वो क्या जज्बात रखते हैं और वो उनके एहसासात क्या हैं। अच्छा ये बताइएगा कि ये जब वाकया हुआ तो सबसे पहले आपके पास कौन पहुंचा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ हमारे गांव के एक बंदे ने हमें बताया कि इस तरह वक़ूआ हुआ है। उसके बाद हमारे इलाके में उस वक्त सिग्नल भी नहीं थे, यहाँ सिर्फ एक ही सर्विस है टेलीनार की, तो वो भी बंद था। बाकी जब सिग्नल आए तो हमने सबसे पहले रेस्क्यू को इतला दिया और लोग इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन उम्मीद और वाहिद उम्मीद जो थी वो पाक आर्मी थी। आर्मी के जवान और उनके हेलीकॉप्टर जब पहुँचे तो बच्चे भी बहुत खुश हो गए। वो जब अभी तक रो रहे थे, उनके दिलों में एक उम्मीद की किरण बेदार हो गई, वो खुश हो रहे थे और इलाके के लोग जो है उनकी भी हौसला अफजाई हो गई। बाकी तमाम लोगों ने जो है, सिविल इंतज़ामिया ने, अलई के इंतज़ामिया ने, बड़ग्राम वालों ने, पूरे पाकिस्तान ने और न्यूज़ चैनल वालों ने इस चीज़ को हाईलाइट किया है। उनका सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन मेन किरदार इसमें पाक फौज का है और असल मुस्तहिक जो है वो दाद के वही है। बहुत शुक्रिया अली हैदर, जिससे इन्होंने भी ये बात कही कि पाक फौज जो है वो सबसे पहले पहुंची और उसके साथ साथ रेस्क्यू की टीम में यहाँ पहुंची। हम पाक फौज को कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि ये जो 8 जानें बची वो पाक फौज की वजह से बची। अली हैदर, यहाँ सबसे बड़ी चीज़ आपको ये बताते चलूँ, इस इलाका जिस इलाके में इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ बहुत खूबसूरत इलाका है। यहाँ सबसे ज़्यादा अगर परेशानी है तो सड़कें नहीं हैं, यहाँ पर जो हॉस्पिटल का निज़ाम है वो नहीं है। जहाँ से ये 8 बच्चे तालीम हासिल करने के लिए आ
रहे थे। ये 4 से 5 छोटे गांव बनाकर वो 5-7 बच्चे जो हैं वो रोज की बिना पर यहाँ पर ये आते हैं। 7 साल से ये जो इस तरह का ये लिफ्ट जो है वो चल रही थी। अचानक एक लिफ्ट वो बताया ये जा रहा है कि ये एक कोई डोरी नुमा या इस तरह की कोई चीज थी, ऐसा नहीं है। ये एक तार थी, बड़ी मोटी तार थी, वो टूट गई अचानक, जिसकी वजह से ये परेशानी हुई। ये 20 रुपए इसका किराया है। 20 रुपए किराया देकर यहाँ पर मकामी लोग जो है अपनी मदद आपके तहत ये काम कर रहे हैं। और आज सेनेटर तला महमूद साहब भी अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास यहाँ पहुंचे। उन्होंने भी ये जो मकामी लोग थे जिन्होंने रेस्क्यू में हिस्सा लिया और साथ जो बच्चे वहाँ बैठे हुए थे, फंसे हुए थे, उनको भी मिला और उनको यहाँ से उन्होंने 5 लाख रुपया दिया और उनकी हौसला अफजाई की। और जो रेस्क्यू में टीम हिस्सा ले रही थी उनको भी उन्होंने सराहा और उनको भी इनामात दिए, नकदी इनामात उनको भी दिए गए। चले एक दफा फिर यहाँ पे आपका शुक्रिया अदा करूंगा चौधरी साहब, और पाक फौज का शुक्रिया हमारी तरफ से, पाकिस्तान की आवाम से, PNN टीम की तरफ से कि हमारे बच्चों को वो सही सलामत घर पहुंचाने में कामयाब हुए। नाज़रीन आगे बढ़ेंगे। पंजाब और KPK में 90 दिन में इलेक्शन का अधूरा ख्वाब। आम इंतखाबात ने भी ताबीर पाता नजर नहीं आ रहा, लेकिन तहरीक इंसाफ से वाबस्ता सदर आरिफ अलवी दोनों सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन में बेफायदा मदाखलत के बाद एक बार फिर डंके की चोट मैदान में कूद पड़े हैं और उन्होंने आम इंतखाबात की तारीख देने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। ऐवान सदर की फाइलों में उलझे सदर आरिफ अलवी ने एक और साज छेड़ते हुए आम इलेक्शन की तारीख का फैसला करने के लिए राजा सिकंदर सुल्तान को आज या कल मुलाकात की दावत दी है। खत में कहा गया है कि सदर मुमलिकत ने 9 अगस्त को वजीर आजम के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया। सदर आइन के आर्टिकल 48 की शिक 5 के तहत असम्बली के आम इंतखाबात कराने के लिए तहलील की गई तारीख के 90 दिन में तारीख मुकर्रर करने के पाबंद। खत में मजीद कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सदर के साथ बैठें ताकि मुनासिब तारीख तय की जा सके। सदर आरिफ अलवी की 90 दिन में आम इलेक्शन की नई गर्दान के बरक्स माहरीन ने दो टोक कह दिया कि आम इंतखाबात मई 2024 से पहले किसी सूरत मुमकिन नहीं। इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी कमर दिलशाद ने दावा किया है कि इंतखाबात 90 दिन नहीं 9 माह बाद ही होंगे। उन्होंने तकनीकी मसाइल बयान करते हुए कहा कि 2023 की मरदमशुमारी की बुनियाद पर नई हल्का बंदियां 4 माह में ही मुकम्मल हो पाएंगी और फिर इस मरदमशुमारी और खाना शुमारी की बुनियाद पर इंतखाबी फहरिस्तों पर नजरसानी करना होगी। उन्होंने कहा कि नजरसानी शुदा इंतखाबी फहरिस्तें उन पर एतराज़ात भी होंगे और फिर वोटर फहरिस्तों की तबाआत का अमल मुकम्मल होने में 3 माह दरकार होंगे। 2 माह बाद इंतखाबी शेड्यूल के अजरा के लिए 54 दिन चाहिए। इस तरह आइंदा आम इंतखाबात 9 माह बाद मई से कबल मुमकिन दिखाई नहीं दे रहे। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के कायदीन को हल्का बंदियों, इंतखाबी फहरिस्तों और इलेक्शन शेड्यूल पर मुशावरत के लिए संदेशे भेजना शुरू कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI को 24 अगस्त को दोपहर 2 बजे जबकि उसी रोज दोपहर 3 बजे JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को मद्दू किया है। इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को 25 अगस्त दिन 11 बजे और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी को 29 अगस्त को बुलाया है। सवाल यह है कि आम इलेक्शन तो किसी सूरत 90 दिन में होते दिखाई नहीं देते। फिर सदर आरिफ अलवी ने पंजाब और KP के इलेक्शन के तल्ख तजुर्बे के बाद 90 दिन में आम इंतखाबात का राग क्यों छेड़ा? क्या एक और इलेक्शन तनाज़ा जन्म लेगा और मामला ऐवान सदर से सुप्रीम कोर्ट तक चला जाएगा? मैं ज्वाइन किया सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जनाब कंवर दिलशाद साहब ने। कंवर साहब, आप कहते हैं 9 माह में इलेक्शन होंगे, उससे पहले नहीं हो सकते। सदर इलेक्शन कमिश्नर को बुला रहे हैं अपने पास। क्या मुमकिना हल है जो सदर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठ के निकाल सकते हैं? नहीं, आपने सही फरमाया, लेकिन हम भी अपने मौके पर आईनी और कानूनी तौर पर अपने मौके पर जो है बिल्कुल मजबूत चट्टान की तरह खड़े हैं। क्योंकि जो देखो सारी बातें आइन और कानून के मुताबिक हम बात कर रहे हैं। हमारा किसी सियासी ताल्लुक नहीं होता, ना हमारे सियासी बयानियां होता है। हम तो आइन और कानून को मद्देनजर रखते हैं। उसमें सबसे बड़ी अहम बात है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो आज खत लिखा है चीफ इलेक्शन कमीशन को, वो आइन के आर्टिकल 48 का जो के हवाले से हम देखें, जो उन्होंने खत लिखा है वो तो आइन के आर्टिकल 48 में लिखा कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की एडवाइस में खत लिख सकते हैं। अब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को नजरअंदाज करके जो खत लिख दिया, तो चीफ इलेक्शन कमीशन तो वैसे ही मेरा ख्याल है, मेरा जाती ख्याल है, नहीं राय और नाकस राय मुमकिन है, सही है गलत है, मुमकिन है कि वो कल उन्होंने बुलाया तो वो अपने नुमाइंदे को भेज देंगे, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भिजवा देंगे, खुद भी जाएंगे, मेरा अपना जाती ख्याल है। वो कहेंगे जनाब हम तो आइन और कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं। हमने आइन के आर्टिकल 51 में लिखा हुआ है कि जो मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन हो जाए, तो जो लास्ट मरदमशुमारी का जो नोटिफिकेशन होता है, लास्ट मरदमशुमारी का जो नतीजा
सामने आता है उसकी रोशनी में हमने हल्का बंदी करानी है। ये तो आर्टिकल 51 कहता है। अब आपने फरमाया कि जी आप आर्टिकल 48 के तहत 90 दिन में इंतखाब कराएं, ये तो आम गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो गई है ना। हल्का बंदी आ गई, इसके बाद इंतखाबी फरिश्तों का मामला पेश आएगा, तो वो सारी बातें प्राइम मिनिस्टर साहब की एडवाइस के बगैर जो खत लिखा है तो, लेकिन बहरहाल चीफ इलेक्शन कमीशन जाके उनको अपना नुमाइंदा जाके उनको कन्विंस करेगा कि जनाब आपका खत अपनी जगह पर है, लेकिन हम अपने आइन और कानून के मुताबिक काम कर रहे हैं। आइन का आर्टिकल 51 हमारे सामने है और आइन का आर्टिकल 224 हमारे सामने है। इसके बाद हमारे इलेक्शन एक्ट भी हमारे सामने है। इसके बाद सेक्शन 57 हमारे सामने, इसमें ये लिखा हुआ है कि इलेक्शन की तारीख देने का मजाज अथॉरिटी वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान है। तो हम तो अपनी मजाज अथॉरिटी हैं। इलेक्शन की तारीख हम जब देंगे जब हालात बिल्कुल तमाम आइन और कानून के मुताबिक तमाम मामला तय हो जाएंगे तो हम तारीख दे देंगे। तो फिलहाल तो आपका खत जो है वो गैर जरूरी है, गैर ताल्लुक है, गैर मुतल्लक है। इसका हमारे साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं आपके खत का। अच्छा सर देखिए, बात ये है कंवर साहब, 5 साल के बाद एक काम करना होता है इलेक्शन कमीशन ने। ये किसकी जिम्मेदारी थी कि ये तमाम मामला पहले से तय करके रखे जाएं, जो तमाम इकदाम जो इलेक्शन के लिए जरूरी होते हैं? क्या इलेक्शन कमीशन इसके लिए जिम्मेदार नहीं है कि ऐन मौके पे आके हाथ खड़े कर रहे हैं अपने? देखो जी, इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तो 6 महीने से साबका हुकूमत की प्राइम मिनिस्टर को भी और उसके बाद उनके जो शुमारियात के डिपार्टमेंट हैं, प्लानिंग कमीशन है, उनको 6 महीने से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि जनाब 30 मार्च से पहले आप मरदमशुमारी का हतमी रिजल्ट का गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दें, ताकि उसकी रोशनी में 4 महीने हमें लगेंगे हल्का बंदी कराने में और 3 महीने हमें लगेंगे इंतखाबी फरिश्तों को असर मुरतब करने में, ताकि सारे पीरियड अक्टूबर तक मुकम्मल हो जाएंगे और अक्टूबर नवंबर में इंतखाबात हो जाएंगे। ये तो बार बार इलेक्शन कमीशन को खत लिखता रहा, लेकिन उनकी हुकूमत की शुमारियात डिवीजन की अपनी मजबूरियात थी, सिंध के अपने बलोचिस्तान के मामला थे जिसकी बना पर वक्त वो अपनी मरदमशुमारी का नतीजा नहीं जारी कर सका, नोटिफिकेशन नहीं कर सका। तो अब ये मजबूरी है, इलेक्शन पाकिस्तान कहेगा ये गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो गई है, इसमें इलेक्शन कमीशन का तो कोई सरोकार नहीं है। तो आपके महकमे के ताल्लुकात थे, इसकी बना पर मरदमशुमारी वक्त पर आपने इसका रिजल्ट नहीं पेश किया। तो अब हम मजबूर हैं आइन कानून के मुताबिक। उसके मुताबिक तो ये है, मेरा अपना ख्याल यही है कि 14 दिसंबर तो आपको समझ लें आपका हल्का बंदियाँ होनी है और 3 महीने जो लगेंगे इंतखाबी फरिश्तों की असर मुरतब करने में, वो भी कानून की तकाजा है। और उसके बाद 2 महीने जो है इलेक्शन शेड्यूल यानी 54 डेज 50 डेज में इंतखाबात करना होता है। तो हमारे अपने तजिए के मुताबिक नहीं, अपने तजर्बे की बना पर हम अपने माजी के तजर्बे को देखते हुए और आइन और कानून को मद्देनजर रखें। तो मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, कंवर साहब शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। एक वक्फा लेंगे नाज़रीन, वक्फे के बाद आए नाज़रीन भारत से मुकाबला करते हैं। आज भारत चांद पर पहुंच गया है और पाकिस्तान में डॉलर की कीमत आसमान को पहुंच गई। भारतीय खलाई मिशन चंद्रयान 3 चांद के कुतबे जनूबी की सतह पर उतरा है। यूं भारत चांद के कुतबे जनूबी तक पहुंचने वाला दुनिया का पहला, जबकि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बन चुका है। आइए भारत से मुकाबला करते हैं। भारत कई साल से चांद पर जाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कोशिश 2019 में की गई थी, जो नाकाम हुई। वो कोशिश जरूर नाकाम हुई थी, लेकिन भारत के हौसले नाकाम नहीं हुए थे। आपने देखा कि एक साइंसदान जो कि चंद्रयान मिशन का इंचार्ज था, वो रो पड़ा क्योंकि 2019 में ये अपनी मुहिम को मुकम्मल नहीं कर पाया। तो वहां के प्राइम मिनिस्टर ने उसे गले लगाया, हौसला दिया और इसी इंचार्ज की सुपरविजन में आज चंद्रयान, भारत का ये सैटेलाइट मिशन चांद पे कदम रख चुका है। जी हाँ नाजरीन, लीडर का काम होता है अपनी कौम को हौसला देना, उसका हौसला बंधाना। तो आइए नाजरीन भारत से मुकाबला करते हैं, जो दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है और IMF का कहना है कि 2027-28 में भारत दुनिया की 3री बड़ी मईशत बन जाएगा। आइए भारत से मुकाबला करते हैं 2014 से लेकर 2023 तक, जिसका GDP 83% बढ़ा है, जबकि पाकिस्तानी पासपोर्ट चौथा बदतरीन पासपोर्ट करार दिया गया। आइए भारत से मुकाबला करते हैं जिसने माशी तरक्की में बरतानिया, इटली, फ्रांस और ब्राजील जैसी मईशतों को भी पीछे छोड़ दिया, जिसका GDP 3,750 अरब डॉलर्स है, जबकि पाकिस्तान का GDP सिर्फ 378 अरब डॉलर है। आइए भारत से मुकाबला करते हैं जिसके ज़रिए मुबादला के ज़खायर यानी फॉरेन एक्सचेंज के ज़खायर 600 अरब डॉलर्स हैं, जबकि पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला के ज़खायर हैं सिर्फ 8 अरब डॉलर, वो भी मांगे तांगे के, कभी किसी से कर्ज ले लिया, कभी किसी के आगे हाथ फैला लिए। आइए नाज़रीन भारत से मुकाबला करते हैं।
जिसने आखिरी बार 1991 में IMF से कर्जा लिया था 1991। उसके बाद उसने फैसला किया कि हम बैसाखियां इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अपने कदमों पे खड़े होंगे, हम अपने पैरों पे खड़े होंगे, और आज वो दीगर मुल्कों को कर्जा देने की पोजीशन में है। जबकि हम आज भी IMF के 3 अरब डॉलर्स के लिए न सिर्फ नाक से लकीरें निकालते हैं बल्कि दोस्त मुल्कों से भीख भी मांगते हैं कि खुदारा हमें 4 पैसे दे दें ताकि हम IMF को कायल कर सकें कि हमारे दोस्त हम पे एतमाद करते। तो आइए नाजरीन, भारत का मुकाबला करते हैं। जब भारत को चांद पर मिशन भेजने की मुबारकबाद दी जा रही थी, उस वक्त पाकिस्तानी वज़ीर आज़म अपनी कौम को 3 अरब डॉलर्स की भीख, 3 अरब डॉलर्स का कर्ज, 3 अरब डॉलर के जो सिक्के हम पे उछाले जाते हैं वो मंजूर होने की मुबारकबाद दे रहे थे। जी हाँ नाज़रीन, हमने भारत का मुकाबला करना है। मैं ये मानता हूं कि हम हर लिहाज से भारत का मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन अच्छा नहीं हो कि हम उस सलाहियत को बुरुए कार भी लाएं। हमारे यहाँ कोई मुकेश अंबानी क्यों नहीं है, हमारे यहाँ रतन टाटा क्यों नहीं है, हमारे यहाँ जो है वो गूगल का पाकिस्तानी शख्स गूगल का CEO क्यों नहीं बन सकता, वो एप्पल में किसी बड़े ओहदे पे क्यों नहीं जा सकता, हमारी GDP दुनिया की बड़ी GDP में क्यों नहीं आ सकती, कम से कम दुनिया को छोड़े कम से कम खित्ते की बड़ी GDP में क्यों नहीं आ सकती। और अभी तो हमने भारत से मुकाबला किया है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है नाज़रीन, अगर हम बांग्लादेश से भी मुकाबला करें तो बुरी तरह हारे। वो जिसके करेंसी को हम टका कहा करते थे, हमारे यहाँ कितने तज़हीक अमेज़ अंदाज में उनकी करेंसी का जिक्र किया जाता था, आज उस टके के सामने हमारे रुपए की टके की वैल्यू नहीं रह गई है। इसके साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम खत्म हो जाता है। मुझे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।